नमस्कार दोस्तों। 1999 के कारगिल वॉर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली होता क्या है ना, किसी भी वॉर में जो हाइट में बैठा होता है ना, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान हाइट में बैठा हुआ था, जिसका एडवांटेज वो उठा भी रहा था, ठीक है। और अपने इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, और एयर स्ट्राइक सिस्टम जो है, वो किसी भी तरह से इनके सिस्टम को ब्रीच नहीं कर पा रही थी। इसी बीच एंट्री होती है एक हीरो की। What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill. जी हाँ, बोफोर्स टैंक। बेसिकली जो कैनन्स है, इस कैनन्स को कारगिल वॉर के 10 साल पहले इंडिया ने परचेज किया था। ये जो कैनन है, इसका जो रेंज होता है वो 30 किलोमीटर तक होता है और 50 केजी तक का ये गोला फेंक सकती है। गोला मतलब वो एमओ होता है इसका, ठीक है, उसे फेंक सकती है। पाकिस्तान के ऊपर उस टाइम इंडिया ने अप्रोक्स 2.5 लाख जो गोले थे वो बरसा दिए और उसके बाद पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई। 1999 में कारगिल वॉर को जिताने का जो बहुत बड़ा श्रेय है वो इस बोफोर्स कैनन को जाता है। जी हाँ, बट क्या आपको पता है 3 साल पहले इसी बोफोर्स कैनन ने सरकार गिरा दी थी। इन 1986 में इंडिया ने 400 बोफोर्स कैनन खरीदे थे एक स्वीडिश कंपनी से 1437 करोड़ रुपए देके। जी हाँ, उस टाइम पे जो अपने प्रेसिडेंट थे वो राजीव गांधी थे और अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो वीपी सिंह थे। जो वीपी सिंह जी हैं वो आगे जाके कंट्री में देश के प्रेसिडेंट बने। वीपी सिंह जी जो है बेसिकली अपने टाइम के बहुत ही कट्टर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं। माना जाता है कि उस टाइम पे बेसिकली जो वीपी सिंह थे वो अपने कंट्री के जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं बेसिकली उनको मैनेज करने के लिए हर तरह से ऑडिट कर रहे थे। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल ब्रीच ना हो कंट्री में, इसलिए उन्होंने अब एक जो फॉरेन कंपनी थी, इन्वेस्टिगेशन कंपनी, जिसको माइकल हर्शमैन लीड करते थे, उनको ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया गया कि बेसिकली इन्वेस्टिगेट करा जाए कि जो फॉरेन बैंक्स हैं उसमें इंडिया से किसी तरह का फाइनेंशियल ब्रीच तो नहीं हो रहा है। माइकल हर्शमैन और उनकी टीम उस टाइम पे बीसीसीआई बैंक के ऑडिट पे काम कर रही थी, डिफरेंट कंपनीज के बेसिकली। बट जब ये काम उन्हें मिला तो उनका वो काम कंटिन्यू था। उसी बीच बीसीसीआई बैंक से उन्हें एक डेटा हाथ लगता है। उसमें इंडियन अकाउंट्स में मतलब जो नाम है वो रिवील नहीं करा जा सकता है। उसमें कुछ इंडियन अकाउंट्स में बेसिकली जो इंडिया के थे उसमें स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स से बड़े फंड्स आए हुए थे, ठीक है। लेकिन जो फंड कितने थे वो एक्यूरेट उस टाइम पे काउंट नहीं हो पाया था, लेकिन ये फंड अपने आप में बहुत बड़े थे। एट द सेम टाइम वीपी सिंह जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिस में एक ड्राफ्ट मेल आता है। बेसिकली वो जो मेल होता है उस मेल में ये लिखा होता है कि जो SDW सबमरीन की डील थी उसमें 30 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसके जो बैंक डिटेल्स हैं और फर्दर डिटेल्स हैं वो उनके पास आता है। और उस टाइम पे जब ये डिटेल आता है एट द सेम टाइम तो वो डिटेल लेके राजीव गांधी के पास जाते हैं डिस्कस करने के लिए। जब प्राइम मिनिस्टर के पास 2 इंसिडेंट एक साथ पहुंचते हैं तो एक चौंका देने वाला इंसिडेंट सामने आता है। होता क्या है, जो वीपी सिंह जी हैं उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट से ही हटा दिया जाता है, ठीक है। अब जब उन्हें पोस्ट से हटा दिया जाता है तो उनके पास किसी भी तरह का फाइनेंस डेटा का एक्सेस नहीं रहता है और उसे वैसे तो रेजिग्नेशन बोला जाता है उस टाइम पे कि उन्होंने रिजाइन किया है, बट सब समझदार हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा था। और एट द सेम टाइम जो माइकल हर्शमैन है, ठीक है, उनके ऊपर नटराजन कमीशन बिठा दिया जाता है कि वो फ्रॉडस्टर हैं, वो मतलब किसी तरह का कोई फ्रॉड कर रहे थे पैसा से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो कमीशन बिठाया जाता है उसके ऊपर एक्चुअली जो है नटराजन कमीशन के ऊपर जो माइकल हर्शमैन है वो खुद एक न्यूज चैनल में आके इंटरव्यू देते। 30 years has passed. My experience is that corruption investigations or allegations may fade over time, but they never truly go away. Yeah. So indeed, yes, I was approached by VP Singh and came to India to meet with him. थोड़ा सा डेटा आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक शाम को जो स्वीडिश रेडियो है वो अनाउंस करता है कि एक्चुअल में जो ये बोफोर्स कैनन की जो डील थी उसके बीच में मिडिलमैन्स जो है बेसिकली वो इन्वॉल्व थे और
64 करोड़ की घूसखोरी हुई थी। ये जो स्वीडिश रेडियो है वो कंफर्म करता है। और 12 अप्रैल 1987 को वीपी सिंह जी जो थे, ठीक है, वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। ये एक सरप्राइजिंग मतलब होता है उस टाइम पे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसके कारण जो पब्लिक में आक्रोश भड़क जाता है, पब्लिक में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है उस टाइम पे। तो 20 अप्रैल 1987 में जो राजीव गांधी है उन्हें पब्लिक के बीच में आना पड़ता है और ये एडमिट करना होता है कि भी किसी भी तरह के मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं थे और किसी भी तरह की घूसखोरी नहीं हुई है। आफ्टर राजीव गांधी स्पोक, बेसिकली होता क्या है, 3 दिन बाद न्यूज़पेपर में जो ये चीज की कंफर्मेशन आती है कि जो मिडिलमैन इंक्लूड थे और घोटाला हुआ है और 64 करोड़ के ब्राइब्स लिए गए हैं। और डिफरेंट अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग कंट्रीज में ये न्यूज आने लग जाती है। तो इससे होता क्या है, जो पब्लिक है, पब्लिक का जो प्रेशर है वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट में पड़ता है और मतलब एक गवर्नमेंट में पड़ता है। तो उस टाइम होता क्या है, जब ये इस तरह का प्रेशर पड़ता है तो एक ज्वाइंट कमेटी बिठाई जाती है कि जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट है उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, अच्छी तरह से डिटेल इंक्वायरी की जाए और पता लगाया जाए कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। तो जो ज्वाइंट कमेटी बैठती है उसमें 30 मेंबर होते हैं और कुछ दिन तक ये इंक्वायरी चलती है और उसके बाद राजीव गांधी और उनकी गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पता चलता है कि वो जो ज्वाइंट कमेटी बिठाई गई थी उसमें जो 6 लोग हैं वो क्या है, अपोजिशन पार्टी के ही होते हैं। मतलब एक्चुअल में इससे सब कुछ निकल के जो सामने आता है ना वो यही है कि ये घोटाला चल रहा था बेसिकली उस टाइम पे और पब्लिक का सी बनाया जा रहा था और लोगों को इतना मासूम समझा जा रहा था कि ये सब चीजें सामने ही नहीं आएंगी। फिर एक्चुअल में होता क्या है, जब राजीव गांधी को क्लीन चिट मिल जाता है उसके बाद आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद जो बोफोर्स के एक्स चीफ होते हैं उनकी डायरी बरामद होती है इन्वेस्टिगेशन टीम को और उस डायरी में मेंशन होता है कि एक्चुअल में 64 करोड़ रुपए जो है वो ब्राइब लिया गया है, बट ब्राइब डायरेक्टली अकाउंट्स में नहीं आए हैं। वो जो ब्राइब है वो लोगों के डिफरेंट कोड नेम्स बनाए गए हैं और उस कोड नेम्स में पहुंचाए गए हैं। कोड नेम्स थे A, GPM, Q एंड R। लेट्स ब्रेक डाउन द कोड नेम्स। जो A है वो बेसिकली जो नाम निकल के आया अरुण नेहरू। जी हाँ, अरुण नेहरू जी जो है वो राजीव गांधी के कजन ब्रदर थे। जी हाँ, और इनके ऊपर ऑलरेडी कुछ केसेस चल रहे थे जो मतलब छोटे मोटे तो बहुत सारे थे, मनी लॉन्ड्रिंग और इस सब चीजों में भी इन्वॉल्व रहते थे। ठीक है, जो बड़े केसेस थे वो सिक्योरिटीज का था बेसिकली, आप लोगों को पता होगा 1984 सिक्योरिटीज के बारे में। ठीक है, उसके अलावा चिपकन के ऊपर भी इनके ऊपर केसेस चल रहे थे। जेपी बेसिकली जेपी हिंदू, इनका नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना हो। जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना, जो सबमरीन का घोटाला एक और हुआ था, ठीक है, उसमें भी इनका नाम उछला था आगे चल के। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग में इनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत ज्यादा था। दूसरा नाम इनका था क्यू यानी कुत्रो जी, जो राजीव गांधी के फैमिली फ्रेंड हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके ऊपर भी काफी छोटे मोटे घोटालों के जो केसेस चल रहे थे। ठीक है, और लास्ट में जो डेटा है वो आर बेसिकली जो कोड नेम है, और आर से मैं आप लोग को बताऊं या आप लोग खुद गेस कर लोगे? गेस कर लीजिए कमेंट में। आर से राजीव गांधी। जी हाँ, देखिए इनके ऊपर बेसिकली क्या है ना, एक कमेटी बिठाई जाती है और इन्वेस्टिगेट होता है, बट होता क्या है काफी लंबे टाइम तक जो इन्वेस्टिगेशन चलता है और सब छूट जाते हैं किसी न तरह। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बैंक का नाम बताया था, BCCI। 1991 में इस बैंक को शट डाउन कर दिया जाता है फ्रॉडस्टर एक्टिविटीज के लिए। बहुत तरह के फ्रॉड वाले एक्टिविटीज हो रहे थे, इसलिए इस बैंक को शट डाउन कर दिया जाता है। और जो आप लोग जेपी हिंदू वो आगे चल के छूट जाते हैं। कुत्रो जी बेसिकली उनका 2007 में अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, बट पता नहीं क्यों कि आगे जाके जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज कर देती है और वो अपने सारे पैसे निकाल लेता है। और राजीव गांधी का आप लोगों को पता ही है कि उनका असैसिनेशन हो जाता है बेसिकली। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक पिन कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। 2013 में ये जो बोफोर्स स्कैंडल वाला जो केस था वो शट डाउन कर दिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि अरुण नेहरू की जो है वो हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और कुत्रो जी की भी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। इसलिए जो ये स्कैंडल है इसको शट डाउन कर दिया जाता है और आज तक रिवील नहीं हुआ कि जो मतलब पैसे मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे। तुम लोग को क्या लगता है, पैसे मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? अपना कमेंट पिन कर दो अपना जवाब, और किसी भी टॉपिक में, अलग टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो वो भी पिन कर सकते हो आप। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।